हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम राणा आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ विद मैजिक में। काफी टाइम से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ हेल्थ से संबंधित परेशानियां आ गई थी इसलिए। लेकिन अब से आपका जो एमसीक्यू वाला पार्ट है वो कंटिन्यू चलेगा, है ना। और पीजीटी का फॉर्म भरा जा रहा है। लास्ट डेट इसका 7 अक्टूबर तक है। तो आप जिनको भरना है वो नहीं भरे हैं तो आप भर लीजिएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी अगर एरर हो गया है, आपसे गलती हो गया है, तो 13 अक्टूबर को साइट फिर से खुलेगा। आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। बस एक ही दिन के लिए साइट खुलेगा, है ना। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको देनी थी। चलिए अब हम लोग अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये इसका पार्ट 5 होगा। पार्ट 4 तक हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब हम आज पार्ट 5 करेंगे इसका। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वे कौन कौन है। आपके ऑप्शन है रखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव या रंगनाथ राव, या माधव स्वरूप वत्स है तथा वीबी राव है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका होगा ऑप्शन ए रखाल दास बनर्जी और पंडित दयाराम साहनी। पंडित दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी, है ना। 1921 ईस्वी में। और राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में क्या खोजा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, कहां से मिला है? फ्रेंड्स, आपको एक बात कहना है कि जितने भी क्वेश्चन जो है ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आपके एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए। और ये सब क्वेश्चन आपको जल्दी से मिलेगा भी नहीं, है ना। तो आप इसको हल्के में ना ले और कोशिश कीजिएगा कि आप सारे एमसीक्यू को सॉल्व करें खुद से, वीडियो को पॉज करके। और अंत में स्कोर बताइएगा कि आपका कितना आया है। आपके ऑप्शन देख लीजिए। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में या बनवाली में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लोथल से मिला है। लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल है भोगवा नदी के किनारे, है ना। ठीक है, इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने, ठीक है। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां, है ना। काली चूड़ियां, ये वर्तमान राजस्थान में है और हनुमानगढ़ जिला में है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। इसकी खोज सन 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा की खोज की थी जेपी जोशी ने। जेपी जोशी ने 1967 ईस्वी में। और धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो लूनी नदी के किनारे है। और ये कहाँ पे है? अभी वर्तमान में गुजरात का कच्छ जिला। गुजरात का कच्छ जिला, ठीक है। बनवाली बच गया। बनवाली की खोज जो है आर एस बिष्ट ने की थी। आर एस बिष्ट ने की थी कब? 1974 ईस्वी में, ठीक है।
धौलावीरा में एक चीज और जान लीजिए कि 2021 में खुदाई हुई है और यहाँ से पता चला है कि यहाँ पे एक स्टेडियम भी है, स्टेडियम भी था उस टाइम, है ना। अगला क्वेश्चन, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या एक उत्तम व्यक्ति। तो सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा, एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, थोड़ा आर्य के बारे में बात करते हैं। आर्यों के आगमन के विषय में दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था कि आर्य कहां से आए हैं? तो आर्य आए हैं तिब्बत से। ऐसा किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? कि ये आए हैं उत्तरी ध्रुव से। आर्य आए हैं कहां से? उत्तरी ध्रुव से या फिर आर्कटिक प्रदेश से, कुछ भी ऑप्शन में आपके हो सकता है। आर्कटिक प्रदेश से। मैक्स मूलर ने क्या कहा था आर्यों के बारे में? कि ये आए हैं मध्य एशिया से, मध्य एशिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हीनयान अवस्था में, हीनयान अवस्था का विशालतम व सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कहाँ स्थित है? तो चैत्य गृह पहले समझिए कि कहते किसको हैं, कि बौद्धों का पूजा स्थल को, जहाँ पे वो पूजा अर्चना करते थे, है ना, पूजा स्थल को चैत्य गृह कहते हैं। तो ये हीनयान शाखा का पूछ रहा है कि ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कार्ले से, है ना। कार्ले है कहाँ? अभी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है ना। ठीक है, और ये हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दो शाखा थे, है ना। ये बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म की दो शाखा में ये बट गया था। दो शाखा में बट गया था। कब बटा था हीनयान और महायान? चौथी बौद्ध संगीति जब हुई थी कनिष्क के टाइम में, उस टाइम ये दो भागों में बट गया था, है ना। ठीक है, तो बात कर लेते हैं चार बौद्ध संगीति जो हुई थी टोटल, चार बौद्ध संगीति हुई थी ना टोटल बौद्ध संगीति। तो देखते हैं पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी अजात शत्रु के टाइम में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? राजगृह में। ठीक है, दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो काला अशोक के टाइम में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के टाइम में। ठीक है, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के टाइम में, पहली सदी में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, वसुमित्र। इसी कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में। और चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म दो ब्रांच में बट गया था, हीनयान और महायान। अगला क्वेश्चन, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? ये राजेंद्र चोल हैं, या राजराज प्रथम हैं, परांतक चोल हैं, या राजराज द्वितीय हैं, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही आंसर? तो
राजराज प्रथम, इन्होंने जल सेना प्रारंभ की थी। चोल वंश की बात करें तो संस्थापक कौन था चोल वंश का? विद्यालय। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो विद्यालय नहीं होगा। वास्तविक संस्थापक इसका था परांतक द्वितीय। ठीक है, जब परांतक द्वितीय 985 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है तो किस नाम से बैठता है? राजराज प्रथम, है ना। ये वही राजराज प्रथम है जिन्होंने जल सेना शुरू की थी। इन्हीं का नाम है परांतक द्वितीय। ठीक है, गद्दी पे बैठते समय ये अपना नाम ये रखते हैं, राजराज प्रथम। अगला, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नसरुद्दीन शाह महमूद या नुसरत शाह? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, नसरुद्दीन महमूद शाह, है ना। का टाइम है 1394 से 1412 ईस्वी। ठीक है, इसी के टाइम में तैमूर भारत आया था। और वापस कब गया तैमूर? जनवरी 1399। ठीक है, और यही नसरुद्दीन शाह है, इन्हीं के टाइम में जौनपुर की स्थापना हो जाती है। जौनपुर दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो जाता है। ख्वाजा जहां इन्होंने जौनपुर की स्थापना की है और जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है। और अंतिम जो शासक था जौनपुर का, अंतिम शासक ये था हुसैन शाह। हुसैन शाह। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? आपके ऑप्शन है हुमायूं और सुल्तान मोहम्मद नुहानी, शेरशाह और हुमायूं, शेरशाह और मिर्जा कामरान, या मोहम्मद शाह और हुमायूं? क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था 17 मई 1540 को कन्नौज का युद्ध, है ना। और ये युद्ध निर्णायक रहा जिसमें शेरशाह विजयी रहा। शेरशाह विजयी हो गया और वो 1540 ईस्वी में ही दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है। उसके बाद हुमायूं जो है कहाँ चला जाता है? फारस। अपने निर्वासन के दौरान ही 1541 ईस्वी में हमीदा बानो से विवाह करता है और 1542 ईस्वी में मुगल सल्तनत का महान शासक अकबर का जन्म होता है। अकबर का जन्म पुनः 1555 से 56 ईस्वी में जब हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पे बैठता है तो अकबर को कहाँ का सूबेदार बनाता है? ये गजनी का। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हुमायूं के शासनकाल में अकबर कहाँ का सूबेदार था? तो ये गजनी का सूबेदार था। और 1556 ईस्वी में अकबर गद्दी पे बैठता है हुमायूं के मरने के बाद। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सबसे पहले प्रचलन किया गया था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या शेरशाह? होगा इसका सही आंसर क्या? हुमायूं। और हुमायूं के बाद जो है शेरशाह भी स्वर्ण मुद्रा का चलन करता है। ठीक है, उसके बाद अकबर भी स्वर्ण मुद्रा चलाता है और अकबर के सिक्के में तो राम और सीता का नाम भी लिखा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में सजाइए। क्या होगा? देखिए, जज्जे कर की समाप्ति, इसमें आपको डेट अगर मालूम होगा तो ही आप काल अनुक्रम में सजा देते हैं, सजा पाएंगे। और यकीन मानिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इतने भी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो देखिए 1562 ईस्वी में
जजिया करके समाप्ति होती है और 1562 ईस्वी में ही जोधाबाई से इनका विवाह होता है। ठीक है। इबादत खाना का निर्माण होता है 1575 ईस्वी में। मजहरनामा की घोषणा होती है 1579 ईस्वी में और दीन इलाही की स्थापना होती है 1582 ईस्वी में। ठीक है। और दीन इलाही को मानने वाला, स्वीकारने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल था। ठीक है। और एक डेट और याद रखिए, 1584 ईस्वी में क्या हुआ था? तो अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि अकबर देता है। खाने खाना। अगला क्वेश्चन, बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए हरनाथ, ऑप्शन बी जगन्नाथ, ऑप्शन सी कविंद्राचार्य या ऑप्शन डी हरिराम। इसका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी कविंद्राचार्य। ये बात हो रही है शाहजहां के शासनकाल की, है ना। तो इसी के समय में कविंद्राचार्य जो शाहजहां के आश्रित कवि थे, इसके दरबार में रहते थे और इनके आश्रित कवि थे, इन्होंने ही शाहजहां से रिक्वेस्ट किया कि आप तीर्थ यात्रा का जो टैक्स है वो बनारस और इलाहाबाद से हटा दीजिए, और उनके अनुरोध पर ही शाहजहां ने हटा दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? ऐसा एक स्टेटमेंट किसका है? महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दलीप सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो क्या बनेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए महाराजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह की बात करते हैं। 1780 में इनका जन्म होता है कुकरचकिया मिसल में। कुकरचकिया मिसल में मिसलों की संख्या टोटल थी 12, इनमें से सुकरचकिया मिसल एक था। ठीक है। मुखिया किसके घर? मुखिया महासिंह के घर। इनका जन्म भी पूछा जाता है। ठीक है। अब इनके शासनकाल की बात करते हैं। 1799 ईस्वी में इन्होंने लाहौर को जीत लिया। 1799 में लाहौर पर अधिकार। 1805 ईस्वी में अमृतसर पे अधिकार। 1809 ईस्वी में मलेरकोटला पर अधिकार कर लेता है ना। और इनकी मृत्यु हो जाती है 1839 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना था, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना था, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना था, या अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था? क्या बनेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। सहायक संधि जो है ये किसने थोपा था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। इनका भारत में जो टाइम है 1798 से 1805 ईस्वी में, और 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इन्हीं के टाइम में। और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध में। लेकिन एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग करने वाला कौन था, सबसे पहले प्रयोग जिसने किया था वो था डुप्ले। ये था फ्रांसीसी गवर्नर।
फ्रांसीसी गवर्नर था, है ना। पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग करने वाला कौन था गवर्नर, तो डुप्ले होगा। लेकिन अगर पूछ दे कि राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने वाला कौन था, तो हो जाएगा वेलेजली, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से ही सीखा था। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान, शिताब राय, राय दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए होगा, मोहम्मद रजा खान को बनाया था। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, तो इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की दो संधि हुई थी, जिसमें पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, है ना। इसी संधि के दौरान बंगाल का उप दीवान, बंगाल का उप दीवान कौन बन जाता है? रजा खान बन जाता है। और शिताब राय जो हैं ये बिहार के उप दीवान बनाए जाते हैं, बिहार के, ठीक है। दूसरी इलाहाबाद की संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। अगला, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्न में से सही काल अनुक्रम कौन सा है? तो आप अपने ऑप्शन देखिए और कोशिश कीजिए इसको बनाने का डेट वाइज। तो इसमें सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा, क्योंकि अंबर का जो युद्ध है वो हुआ था 1749 में, पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में, वांडीवस का युद्ध हुआ था 1760 में, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तो यही है काल अनुक्रम में। अगला क्वेश्चन, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या बनेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी बनेगा, लॉर्ड कर्जन। पहले समझते हैं कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स था क्या। तो कर्जन ने 1901 ईस्वी में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की, जिसके अनुसार इन्होंने क्या किया कि जो भारतीय नरेश थे, है ना, भारतीय जो राजा थे, उनके बेटे, भारतीय नरेशों के राजकुमार और सामंतों के बेटों को एक सैनिक शिक्षा देने का प्रबंध किया था। यही था इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, जो आया था 1901 में कर्जन के टाइम में। और कर्जन के टाइम में एक और भी महत्वपूर्ण जानकारी है कि 1904 ईस्वी में प्राचीन भारतीय स्मारक संरक्षण एक्ट आया था। कब? 1904 में, कर्जन के टाइम में। और कर्जन का टाइम है यहाँ पे 1899 से 1905, और इनके टाइम में बंगाल विभाजन हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टोन, एटली या ग्लैडस्टोन? सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, पामस्टोन, है ना। ग्लैडस्टोन कब थे? जब यहाँ पे 1932 में पूना पैक्ट हो रहा था। पूना पैक्ट किसके किसके बीच? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, ठीक है। तो सांप्रदायिक पंचांग भी कहा जाता है। इटली की बात करें तो जब भारत की आजादी हो रही थी 1947 में, तब इटली थे प्रधानमंत्री, ठीक है। चर्चिल कब थे? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उस समय ये प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। इनका टाइम है 1940 से 45, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में होना चाहिए था, भ्रूणावस्था, ठीक है। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? तो आपके ऑप्शन है, आप देख लीजिए क्या बनेगा इसमें सही आंसर। तो जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, आर सी मजूमदार और डॉक्टर एस एन सेन थे।
जिन्होंने क्या बोला था? 19वीं सदी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। गदर पत्र का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या मराठी? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, उर्दू भाषा में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, है ना? कहां पे? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, ये है कहां? यूएसए। ठीक है, किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, और गदर के नाम से इनकी पत्रिका भी छपती थी। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को ये उर्दू भाषा में छपी, है ना? 9 दिसंबर 1913 ईस्वी में ये किस भाषा में छपी? गुरुमुखी भाषा में। उसके बाद धीरे धीरे ये गुजराती में भी छपा है, छपा था एक्चुअली, गुजराती, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद में पख्तूनी भाषा, पख्तूनी और मराठी में भी छपा है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किस भाषा में नहीं छपा था, तो आप देख लीजिए कि उर्दू में छपा है, गुरुमुखी में छपा है, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, पख्तूनी और मराठी में छपा है। ठीक है, अगला, निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, दयानंद सरस्वती या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जन्म हुआ था, गुजरात में, और इनका जो बचपन का नाम था ये था मूल शंकर। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये इन्हीं का कथन था। और सन 1874 ईस्वी में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक लिखी। किस भाषा में? भाषा अक्सर पूछा जाता है तो हिंदी भाषा में लिखी थी। ठीक है, और इन्होंने ही कहा था आर्यों के बारे में कि ये कहां से आए हैं? तिब्बत से आए हैं। ये है हमारा अंतिम क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सही नहीं है? उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। दूसरा है, उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में काम किया था। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये अनुदारवादी पार्टी नहीं, ये था उदारवादी पार्टी, उदारवादी पार्टी, लिबरल पार्टी। ये उसके टिकट पे चुने गए थे। बाकी सारा स्टेटमेंट इनके बारे में सही है कि इनकी पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया थी। इन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया था और बंबई में महिला शिक्षा की भी नींव इन्होंने रखी थी। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।